हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है और उसी को कंसीडर करते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए 6th क्लास कंडक्ट करवा दिया है। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो एनएचएम क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी ही क्लासेस देखने को मिल जाती है। तो यदि अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आज का जो हमारा क्लासेस रहने वाला है, आज का हमारा क्लासेस कंटिन्यूएशन में ही रहने वाला है। प्रीवियसली ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ डील करवा रहे थे और उसी के कंटिन्यूएशन में आज का हमारा 7th नंबर का क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। और यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपसे मिस ना हो और आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लासेस बिना किसी टाइम डिले के। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। 2 बार टाइम से 2 टाइम्स आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। देन ही आपको क्या करना है, आपके आंसर यहाँ पे पुट अप करना है, ठीक है। तो जो आज का हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे एनएचएम में पूछा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था वो क्या रहने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड within ventricles at the end of the diastole is called as तो यहाँ पे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विथ इन द, वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो वेंट्रिकल में रहता है डायस्टोल को, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको प्रीलोड कहते हैं क्या, आफ्टर लोड कहते हैं क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं क्या, या कार्डियक इंडेक्स कहते हैं क्या, ठीक है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, आपका जो हार्ट होता है, आपको हार्ट में कितने 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं, इसको क्या बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको राइट एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है, इसको राइट वेंट्रिकल्स बोलते हैं और इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें शायद आप लोगों को पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विथ इन द वेंट्रिकल्स, जो वॉल्यूम होता है हमारे ब्लड का विथ इन द वेंट्रिकल्स एंड ऑफ द डायस्टोल इज कॉल्ड एस। तो जो डायस्टोल हमारा एंड होता है और जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रीलोड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं प्रीलोड बोलते हैं। आफ्टर लोड किसे बोलते हैं, तो बात करें हम यदि आफ्टर लोड का, तो यहाँ पे डायस्टोल का है। यहाँ पे आफ्टर लोड क्या होता है कि जो वेंट्रिकल पंप ऑफ द ब्लड के द्वारा हमारे वेंट्रिकल से किस सॉरी वेंट्रिकल से किस में आता है, सिस्टोलिक, जब हमारा एंड ऑफ द होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम उसको सॉरी, उसको हम आफ्टरलोड बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो उसको हम आफ्टरलोड बोलते हैं। स्टॉक वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो स्टॉक वॉल्यूम हम उसको बोलते हैं कि जो एक स्टॉक वॉल्यूम होता है हमारे वेंट्रिकल के द्वारा इजेक्ट होता है, उसको हम एक पर मिनट में उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल आपको पता है 70 देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, तो पर मिनट में आपको 70 देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल आपको यही रेंज याद रखना है कि नॉर्मल एडल्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना देखने को मिलता है, तो नॉर्मल एडल्ट का एक स्ट्रोक वॉल्यूम आपको 70 के अराउंड देखने को मिलता है, ठीक है। कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, तो जो कार्डियक इंडेक्स होता है इसका जो नॉर्मल वैल्यू कितना देखने को मिलता है, जो नॉर्मल वैल्यू आपको कार्डियक इंडेक्स का देखने को मिलेगा 2.5 से लेके तो 4 पॉइंट के अराउंड इसका नॉर्मल जो इंडेक्स देखने को मिलता है वो इतना हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये प्री लोड किसे बोलते हैं, आफ्टर लोड किसे बोलते हैं, या स्ट्रोक वॉल्यूम किसे बोलते हैं, या फिर कार्डियक इंडेक्स किसे बोलते हैं। सबसे पहले हमने प्री लोड का बात किया था। प्री लोड किसको बोलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विद इन द वेंट्रिकल एट एंड द डायस्टोल इज कॉल्ड एज। तो इसको हम प्रीलोड बोलते हैं। यदि यहीं पे हमें सिस्टोल की कंडीशन दे रखी तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं आफ्टर लोड बोलेंगे। स्टॉक वॉल्यूम का बता दिया मैंने कि जो कि एक पंप में एक इजेक्ट होता है हमारा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और देन बात करें कार्डियक इंडेक्स का नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था आपसे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द इमीडिएट एक्शन टू बी डन इफ SpO2 ड्रॉप बाइल चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आप पेशेंट का क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हो और यदि आपका SpO2 क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, आपका SpO2 डाउन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या होगा, तो हम उसके लिए क्या इमीडिएट एक्शन लेंगे, ठीक है। इंट्यूबेट द पेशेंट करेंगे क्या, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन थ्रू हाई फ्लो डिवाइस से करेंगे क्या, या प्लान पोजीशन चेंज दैट पोस्ट लेस रिस्क फॉर द पेशेंट्स करेंगे क्या, या शिफ्ट द पेशेंट टू कोरोनरी केयर यूनिट। तो यदि किसी पेशेंट को स्थिति बदलते समय उसके SpO2 में नीचे गिरता है, मतलब जैसा मैंने बताया आपको, क्वेश्चन क्या पूछा है अच्छे से रीड आउट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप कोई पेशेंट है उसका पोजीशन चेंज कर रहे हो और उसका SpO2 में क्या हो रहा है, आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लान पोजीशन चेंज करेंगे और उसको लेस रिस्क वाली वाली पेशेंट की पोजीशन हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो जो इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, प्लान पोजीशन चेंज डेट पोस्ट लेस रिस्क फॉर द पेशेंट, मतलब वह पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे कि जो पेशेंट के लिए लेस रिस्क हो, ठीक है। तो ये पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इंट्यूबेशन नहीं करेंगे क्योंकि इंट्यूबेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑक्सीजन हाई फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। शिफ्ट द पेशेंट टू कोरोनरी केयर यूनिट, इसका भी नीड नहीं लगता है, ठीक है। तो जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा कि हमें पेशेंट का क्या करना है, सबसे पहले हमें पेशेंट का उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। बात करें हम 53 नंबर के क्वेश्चन का, कि क्या पूछा गया था आपसे NHM के मध्य प्रदेश में, पेशेंट विद द इंक्रीज सिक्रेशन और inability to control their airway or not good candidate for CPAP due to which of the following reason। तो यहाँ पे पूछा गया सॉरी, पेशेंट विद द इंक्रीज सिक्रेशन, यहाँ पे पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसका क्या है, इंक्रीज सिक्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, तो उसका इंक्रीज सिक्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, और कंट्रोल देयर एयरवे आर नॉट गुड, मतलब उसके एयरवे भी कंट्रोल गुड नहीं है, फॉर द CPAC ड्यू टू विच द फॉलोइंग रीज़न। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसके लिए आपको राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, रिस्क फॉर फॉल, रिस्क ऑफ एग्जीट्यूशन, रिस्क फॉर द एस्पिरेशन, या रिस्क फॉर द हाइपोक्सीमिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करिएगा। जो इसका आंसर देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा रिस्क फॉर एस्पिरेशन, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा, रिस्क फॉर एस्पायरेशन, ठीक है। ये इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर आपको रिस्क फॉर एस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। रिस्क फॉर फॉल नहीं होगा, रिस्क फॉर द एक्सटूबेशन नहीं होगा, और रिस्क फॉर द हाइपर ऑक्सीमिया भी नहीं होता है। राइट आंसर आपको रिस्क फॉर एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था मध्य प्रदेश NHM के पेपर में। बात करते हैं हम, आज सर्जिकल प्रोसीजर डेट इज परफॉर्म व्हेन द नीड फॉर एन आर्टिफिशियल एयरवे इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्ग इज। यहाँ पे पूछा गया, आज सर्जिकल प्रोसीजर डेट इज परफॉर्म, यदि सर्जिकल प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं, नीड टू आर्टिफिशियल एयरवे इज एक्सपेक्ट है, तो उसका एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक सर्जिकल प्रक्रिया जो तब की जाती है जब एक कृत्रिम वायुमार्ग की अवस्था लंबी होने की उम्मीद की जाती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि उसका क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो लोबेक्टमी हो सकता है क्या, या ट्रैकोस्टोमी हो सकता है क्या, या प्लोरोक्टमी हो सकता है क्या, या फ्लेबेक्टोमी हो सकता है क्या। तो यहाँ पे जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, आ सर्जिकल प्रोसीजर डेट परफॉर्म बेन द नीड फॉर आर्टिफिशियल एयरवे हुआ तो उसका एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्ग, उसके बाद क्या हो सकता है, तो उसको ट्रेकोस्टोमी के चांसेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्रेकोस्टोमी क्या होता है, ट्रेकोस्टोमी होता है आपका ट्रेकिया को कैसा क्या करना है, रिमूवल करना है, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट्स, ट्रेकिया को रिमूवल करना हो। ओटोमी जहाँ पे भी बर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है रिमूव करना, मतलब उस ऑर्गन को वहाँ से हटा देना, या उस पर्टिकुलर एरिया को वहाँ से हटा देना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ट्रेकिया का वो ओस्टोमी कर देंगे, ठीक है। ट्रेकेओस्टोमी क्या कर देंगे, मतलब ओपनिंग कर देंगे, ठीक है। बात करें हम लोबोक्टोमी का, लोबोक्टोमी क्या होता है, आपके लोबोक्टोमी का क्या मतलब होता है,
तो लोब को हम क्या कहते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लोबोक्टोमी बोलते हैं। लोब जो होती है हमारे लंग्स में, आपको लोब्स प्रेजेंट होती है, उस लोब्स को निकाल देना, उसको क्या बोलते हैं, लोबोक्टोमी बोलते हैं। टेकोस्टोमी के बता दिया, ट्रेकिया को रिमूव करना लोग टेकोस्टोमी होता है। प्लूरोक्टोमी क्या होता है, प्लूरल कैविटी को रिमूव करना, ठीक है। बात करें हम फ्लेबोक्टोमी, तो फ्लेबोक्टोमी क्या होता है, वेरिकोस वेन को रिमूव करना, ठीक है। वेन को आपको रिमूव करना है, वेरिकोस वेन को रिमूव करना, उसको फ्लेबेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिली होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, द फ्रेड डेट बिगिन with the client's schedule for surgery up to time of the transfer to the surgical theater is called as। तो यहाँ पे पूछा गया है, ये सर्जिकल थिएटर में द पीरियड ऑफ डेट बिगिन विद द क्लाइंट शेड्यूल, मतलब किसी का टाइम पीरियड स्टार्ट करते हैं क्लाइंट शेड्यूल फॉर द सर्जरी के लिए, तो ट्रांसफर टू द सर्जिकल थिएटर इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको प्री ऑपरेटिव पीरियड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, प्री ऑपरेटिव पीरियड बोलते हैं। मतलब सर्जरी से ले तो उसको एक शेड्यूल तैयार किया जाता है अप टू टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र टू द सर्जिकल थिएटर, या आप इसको ओटी थिएटर भी बोल सकते हो, ओटी भी बोल सकते हैं। मतलब सर्जरी से लेके तो ओटी के बीच में जो वहाँ पे उसको स्टे किया जाता है, उसको क्या बोल जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्री ऑपरेटिव पीरियड बोलते हैं, ठीक है। एडमिशन पीरियड नहीं होता है, प्री ऑपरेटिव पीरियड होता है, प्री ऑपरेटिव पीरियड होता है, प्री एनेस्थेसिया पीरियड होता है, ठीक है। तो राइट वन आंसर आपका प्री ऑपरेटिव पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, पीसीए के क्या स्टैंड करता है। तो पीसीए क्या होता है, तो पीसीए का यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पीसीए का फुल फॉर्म पूछा गया है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, ठीक है। क्या होता है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ठीक है। बात करते हैं हम द प्रोसेस ऑफ द maturation of two highly specialized cell spermatozoa in male and the woman in female before they unite to form zygote is called as। यहाँ पे पूछा गया द प्रोसेस ऑफ द मेचुरेशन ऑफ द टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब मेचुरेशन हो रहा है टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का, किस किस का, स्पर्मेटोजोआ, ओवम और फीमेल का हो रहा है, तो उसको फॉर्म द जायगोट बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, जब स्पर्म और ओवम का क्या होता है, क्या होता है, यूनाइट होता है, देन टुगेदर होता है, देन उसको जो उसके बाद जो वहाँ पे जायगोट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन बनता है कि फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब में किसमें देखने को मिलता है, एम्पुला पार्ट में देखने को मिलता है। अच्छे से ध्यान रखना है, ये एक हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में आपको देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर बात करते हैं हम यदि अदर ऑप्शन का, तो अदर ऑप्शन में क्या लिखा है, गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेट्स का फॉर्मेशन होना गेमेटोजेनेसिस होता है। ओजेनेसिस क्या होता है, ओवम का होना। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे कभी कभी टर्म आपसे लैंग्वेज बना के पूछ लिया जाता है, जैसा आपको फर्टिलाइजेशन का पूछा है वैसे ही कभी कभी इन शब्दों का भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, किसी टाइप के भी क्वेश्चन आपको आने वाले एनएचएम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द accessory gland located around the peripheral of the areola is called as। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह accessory gland कौन सा होता है जो कि एरियोला के अराउंड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेरिफेरल होता है। तो उसको एक्सेलरी टेल ऑफ द स्पेंस बोलेंगे क्या, या मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल बोलेंगे क्या, या कोपर लिगामेंट बोलेंगे क्या, निप्पल बोलेंगे क्या। तो जो यहाँ पे हमारा ब्रेस्ट होता है, प्रेजेंट होता है यहाँ के जो सराउंडिंग में जो क्या होता है कि एक एरिया प्रेजेंट पाया जाता है, एक एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको मोंटगोमेरी ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। मोंटगोमेरी ग्लैंड या मोंट ट्यूबरकल उसको बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि इसको क्या बोला
जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द हार्मोन डेट डज नॉट क्रॉस द प्लासेंटा इज। तो यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा हार्मोन है कि जो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता है। एपिनेफ्रिन है क्या, प्लासेंटल लैक्टोजन है क्या, या कैल्सिटोनिन है क्या, या स्टेरॉइड फ्रॉम द एड्रिनल है क्या। तो डज नॉट क्रॉस द प्लासेंटा, तो यहाँ पे है कि कैल्सिटोनिन हमारी प्लासेंटा का क्रॉस नहीं करता। बाकी जितने भी हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट है, आपका एपिनेफ्रिन हुआ, प्लासेंटल लैक्टोजन हुआ, या स्टेरॉइड फ्रॉम द एड्रिनल हुआ, ये सब क्या करते हैं, आपकी प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और बच्चे में क्या कर सकते हैं, आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। बात करें 60 नंबर के क्वेश्चन का, जो एनएचएम में पूछा गया था, द फॉर्मेशन ऑफ द सोइलिंग ड्यू टू stagnation of fluid in the layer of the scalp beneath the girdle of the contact is called एस। तो यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ द सोलिंग, मतलब सोलिंग का फॉर्मेशन हो रहा है स्टेंगल ऑफ द फ्लूइड इन द लेयर ऑफ द स्काल्प, मतलब जो हेड है उसकी लेयर होती है स्काल्प की, वहाँ पे फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोला जाता है। ये पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, बच्चे के रिगार्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम बोलते हैं, ठीक है। तो कैपुट सक्सीडेनम उसको बोलते हैं। कैपुट सक्सीडेनम क्या होता है, आपका जैसे ही बच्चा डिलीवरी होता है तो वहाँ पे कुछ जो बर्थ इंजरीज होती है, सारी कंडीशन किस में देखने को मिलती है आपको, तो ये सारी कंडीशन आपको बर्थ इंजरीज में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, तो ये सारी कंडीशन आती है बर्थ इंजरी में, ठीक है। किस में देखने को मिलती है, बर्थ इंजरी में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर लगता है आपका एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ द लेबर। तो यहाँ पे बर्थ इंजरीज बच्चे को हो सकती है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, यदि स्वेलिंग हो रहा है और फ्लूइड का प्रेजेंटेशन हो रहा है तो क्या होगा, कैपुट सक्सीडेनम होगा, ठीक है। कैपुट सक्सीडेनम में आपको ध्यान रखना है, ये एट द बर्थ ही प्रेजेंट हो जाता है, समटाइम्स एट द बर्थ ही आपको प्रेजेंट देखने को मिल सकता है, और कैसा देखने को मिल जाएगा, बल्जिंग फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा आपको। और ये क्या करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई और क्वेश्चन बनता है आपका कैपुट सक्सीडेनम के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कैपुट सक्सीडेनम क्या करता है आपका, क्या करता है, सूचर लाइन को क्या करता है, अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है। सूचर लाइन को क्या कर सकता है, ये क्रॉस करता है, ठीक है। क्या करता है, ये सूचर लाइन को क्या करता है, क्रॉस करता है, अच्छे से ध्यान रखना है। कैपुट सक्सीडेनम आपको सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है और इसके लिए किसी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिटवीन 24 टू 48 आवर्स में क्या होता है, रिजोल्व हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन का कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखने को मिलता है, केपल हेमेटोमा। सेपल जो हेमेटोमा आप होता है आपका, ये भी एक बर्थ इंजरी में देखने को मिलता है, बट इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है आपको, फ्लूइड की जगह पे क्या होता है, ब्लड का एक्युमुलेशन होता है। किसका होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें ब्लड का एक्युमुलेशन आपको देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, ये डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, एक सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है और एक सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। और ये बर्थ जो केपल हेमेटोमा है, ये आपको 3 to 4 किस में देखने को मिलता है, 3 to 4 डेज बाद आपको आफ्टर बर्थ के बाद बेबी के हेड में देखने को मिलता है। ये एक सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, केपुट सक्सीडेनम है जो कि क्या करता है, सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर कैलकुलेटिंग द वीक ऑफ द जेस्टेशन इन अर्ली पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी काउंटिंग इज टू बी डन फ्रॉम द। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अपना कैलकुलेशन करते हैं, हम वीक्स का कैलकुलेशन करते हैं, हमेशा हम प्रेगनेंसी को किस में करते हैं, वीक्स में कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेशन किसके कब से करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो कैलकुलेशन हम करते हैं ऑलवेज आपने सुन के रहा होगा, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंशन पीरियड। फर्स्ट डे होता है लास्ट मेंशन पीरियड का, उसका वहीं से हम क्या करते हैं, हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, और उसी के बेसिस पे हमारा जो 9th मंथ का कंटिन्यूशन चलता है प्रेगनेंसी, उसी को हम डे वीक वाइज और ट्राइमेस्टर वाइज हम उसको कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है।
जो इसमें आपको देखने को मिलता है, हम किस में देखने को मिलता है, तो एक नेगलिस फार्मूला होता है, उसको यूज़ करते हैं, जिसमें 9 मंथ हम 9 मंथ और 7 डेज़ क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो आपको बता रहे हैं। 9th मंथ और 7 डेज़ हम उसमें काउंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट कंट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सी वैक्सीन है कि जो कंट्रा इंडिकेशन नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो बेरिसेला वैक्सीन कंट्रा इंडिकेशन नहीं होता है क्या, मम्प्स वैक्सीन नहीं होता है क्या, या टिटनस वैक्सीन नहीं होता है क्या, रूबेला वैक्सीन नहीं होता है क्या। जो टिटनस वैक्सीन होता है वो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू आपको पेशेंट का हिस्ट्री लेना होता है, तभी आप पेशेंट को टीटी डोज दे सकते हैं। टीटी डोज आपको देने के लिए कम से कम कितना देखने को मिलता है, आपको 4 मंथ में दे सकते हैं। किस में देख रहे हैं, जो फर्स्ट टीटी डोज होता है स्टूडेंट्स, हम किस में देखते हैं, 4 मंथ में दे सकते हैं। मतलब फर्स्ट जो हमारा, सॉरी 4 मंथ नहीं है, 4 वीक्स में दे सकते हैं, और फर्स्ट मंथ में दे सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हमको पेशेंट का क्या करना है, हिस्ट्री लेना, अच्छे से लेना है। यदि उनका प्रीवियसली थी 1 to 2 ईयर में आपका पहले से प्रेगनेंसी हो रखा है और उन्होंने बूस्टर टीटी के डोजेस लगवा रखे हैं, तो फिर हमको उनको बूस्टर डोज लगवाना होता है, ठीक है। उसको कंप्लीट डोज नहीं देना होता, फिर हम उनको बूस्टर डोज के लिए रिकमेंडेड करते हैं, कंप्लीट डोज उनको नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आपको पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद ही आपको टीटी का डोज लगाना होता है, और ये प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली सेव होता है, ठीक है। बात करें हम बेरीसेला वैक्सीन जो होता है वो कि आपका नहीं दे सकते हम प्रेगनेंसी में, मम्प्स वैक्सीन भी नहीं दे सकते हैं, और रूबेला वैक्सीन भी नहीं दे सकते हैं। ये सारे ही क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना पूछ के आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया था आपसे एनएचएम के पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन द बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि सबसे पहले तो आपको टीबी का ड्रग पहचानना है, और वह ड्रग पहचानना है जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है, ठीक है। मैंने मेरी जो क्लासेस ली है उसमें मैं ये बहुत अच्छे से आपको डील करवा के बताया हुआ है। जो एनएचएम की क्लासेस ली है मैंने उसमें भी आपको ये चीज़ बताई है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन रहेगा क्या, रिफाम्पिसिन रहेगा क्या, पायरेजिनामाइड रहेगा क्या, इथाम्ब्यूटोल रहेगा क्या। तो जो राइट बना आंसर आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, आपको स्टूडेंट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके लिए यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो कि आपका क्या देखने को मिलता है, बैक्टीरियो स्टैटिक्स रहती है, बैक्टीरियोसाइडल क्या रहती है, ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक से रहती है, ठीक है। और रिफाम्बिसिन देखने को मिलता है, पायरेजिनामाइड नहीं देता, इथाम्ब्यूटल भी आपका टीबी का ड्रग होता है, बट ये बैक्टीरियो क्या देखने को मिलता है, ये बैक्टीरियोसाइडल देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, ये बैक्टीरियोसाइडल देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है आपका, ये इथाम्ब्यूटल जो होती क्या कहता है, ये आपके क्या कहता है, ये आपके आई प्रॉब्लम करता है, ऑप्टिकल न्यूराइटिस करता है, को डैमेज करता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कहता है आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी हेयरिंग प्रॉब्लम करवाता है, आपको ओटाइटिस मीडिया का के इसमें कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या कहता है, ओटाइटिस मीडिया करवाने में क्या कहता है, ये रोल अदा करता है, और आपको हेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है, ठीक है। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन अटैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा अटैक है जिसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आपको देखने को मिलता है। फ्लू, कोविड, ट्यूबरकुलोसिस, रूबेला। तो जो रूबेला होता है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। टीबी होता है, जो टीबी आपको 18 से लेके तो 20 ईयर में आपको देखने को मिलता है, जिसके लिए हम बीसीजी का वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। क्या देखते हैं, तो जिसके लिए हम बच्चों को स्टार्टिंग में ही बीसीजी का क्या कहते हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन करवाया जाता है। फ्लू नहीं होता, कोविड भी नहीं होता है, और जो उसके लिए राइट वन आंसर आपको देखने को मिलता है, जो कि वन अटैक में, और इसके बाद क्या कहता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। मतलब इसके बाद आपको रूबेला कंडीशन होने के 100% चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है।
तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है वे सारे ही इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से होते हैं किसी एक को छोड़ के, ठीक है। हेपेटाइटिस होता है क्या, मेनिंजाइटिस होता है क्या, या ट्यूबरकुलोसिस होता है क्या, या विटिलिगो होता है क्या। तो जो विटिलिगो होता है वो नहीं होता, बाकी सारे ही ऐसे है कि जो क्या होता है आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। क्या है सारे क्या है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आपका पर्टूसिस भी क्या होता है काली खांसी बोलते हैं जिसको 100 डे कफ भी बोला जाता है, और ये बॉडीटेला पर्टूसिस की वजह से होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस भी आपको देखने को मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस भी आपका टीबी होता है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की के एक पॉजिटिव एजेंट की वजह से आपको होता है, विटिलिगो नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म और द क्लिनिकली डायग्नोज ट्यूबरकुलोसिस इन्वॉल्व द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं कि जो लंग्स के अदर बात में स्प्रेड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, बट क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, मतलब आउटसाइड ऑफ द लंग्स आपको देखने को मिलता है, उसको लिए हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो आपको ट्यूबरकुलोसिस में आ जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। इनहेलेशन ऑफ द कॉटन फाइबर डस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोज बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि कोई पर्सन है कि जो काफ़ी लंबे समय तक इसमें कॉटन डस्ट में वर्किंग में काम कर रहा है, और उसको क्या डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्या डिसीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको लिखिए बिसिनोसिस हो सकता है, ठीक है। कॉटन डस्ट की वजह से हो रहा है तो उसको बिसिनोसिस हो सकता है। बात करें हम सिलिकोसिस के सिलिकोसिस का, तो सिलिका की वजह से सिलिकोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। एंथ्रोकोरोसिस में क्या देखने को मिलता है, जो कोल वगैरह में वर्क करते हैं उनको एंथ्रोकोरोसिस की कंडीशन हो जाती है। और बगनोसिस की वजह से जो शुगर केन होता है उसकी वजह से ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कंडीशन में आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हमेशा ही पूछे जाते हैं और आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, विटामिन डी इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विटामिन डी होता है वो हमारा कहाँ पे स्टोर होता है। लिवर एंड फैटी टिश्यू में स्टोर होता है। कहाँ होता है स्टूडेंट्स, तो लिवर एंड द फैटी टिश्यू में स्टोर होता है। स्किन से तो हमारा अब्जॉर्ब होता है, देन उसके बाद वो उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, देन एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। मसल्स में नहीं होता है, बोन मेरो में नहीं होता है, जो लिवर एंड द फैटी टिश्यू में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि 68 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन और फॉर द इंसर्टिंग एन इंटरयूटेराइन डिवाइस इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द इंसर्टिंग ऑफ द यूटेराइन डिवाइस। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा होता है कि हम किस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, आईयूडी इंसर्ट नहीं कर सकते, क्या कर नहीं करते, आईयूडी इंसर्ट नहीं करते। या एनीमिया की कंडीशन हो रही है तो क्या हम उसको आईयूडी इंसर्ट नहीं करेंगे क्या, तो ये टोटली रॉन्ग है, हम दे सकते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी हो रहा है तो भी हम कर सकते हैं, बट हेडेक हो रहा है तो भी कर सकते हैं, बट सस्पेक्टेड यदि आपको प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको आईयूडी अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम आईओडी अवॉइड करेंगे। कोई भी जो लेडीज़ हो वो उनको हमको लग रहा है कि वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में है और उनको आईओडी होना है, तो हम उसको ऑब्वियसली क्या करेंगे उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। द ओनली नो रिजर्वायर ऑफ द कोलेरा कोलेरा इन्फेक्शन इज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि जो रिजर्वायर क्या होता है कोलेरा इन्फेक्शन का, केटल होता है क्या, ह्यूमन होता है, पिग्स होता है क्या, बर्ड्स होता है, तो ह्यूमन ही होता है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन होता है कि जो कोलेरा का क्या होता है रिजर्वायर होता है, ठीक है। कोलेरा का क्या होता है रिजर्वायर होता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, अद्वित है कि आपको ये फीको वाला रूट की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, तो फीको वाला रूट की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें आपको इन्फेक्टेड मतलब गंदा पानी वगैरह या कुछ चीज़ें खा लेने से, या इन्फेक्शन वाली चीज़ें खा लेने से, या आपको जो गंदे पानी वाटर वगैरह जो पीते हैं वो सही तरीके से नहीं है, तो भी आपकी ऐसी कंडीशन कोलेरा की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिला था। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू सिलेक्ट एन एयरवे इन एंटर इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट इन द इमरजेंसी यूनिट। तो यहाँ पे पूछा गया है इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यदि एयरवे इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट इन द इमरजेंसी। तो डेप्थ ऑफ द इंजरी है क्या, एक्सपेक्ट एक्सटेंड ऑफ इंजरी है क्या, या कॉन्शियस लेवल ऑफ पेशेंट है क्या, या टाइप ऑफ द इंजरी है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्शियस लेवल ऑफ द पेशेंट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, कॉन्शियस लेवल ऑफ द पेशेंट हम सबसे पहले देखेंगे। इन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सिलेक्ट एयरवे इंटरवेंशन, यदि किसी का हम एयरवे इंटरवेंशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका कॉन्शियस लेवल जरूरी देखना होता है। ठीक है, बात करें 72 नंबर के क्वेश्चन का, द करेंट अप्रोच ऑफ सीपीआर इज। तो जो सीपीआर का करंट अप्रोच है वो क्या है, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, फिर एयरवे करेंगे, देन ब्रीथिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्रेशन एयरवे देन ब्रीथिंग। ठीक है, बात करते हैं हम और सीपीआर के रिगार्डिंग कभी कभी क्या क्वेश्चन बनता है आपसे। तो 30:2 होता है। ठीक है, कितना 100 देना होता है हमको, ये चीज़ें ध्यान रखना है। एक अडल्ट में जो नॉर्मल रेशो पूछा जाता है वो 13:2 होता है। और यदि बात करें हम, यदि 2 है तो हमारा 15:2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15:2 हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे 73 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द मोस्ट सेंसिटिव एंड द रिलायबल इंडिकेटर फॉर द पर्सन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इज। तो लेवल ऑफ द कॉन्शियस रहता है। ठीक है, यदि कोई पर्सन है जो उसकी पर्सन का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हमको जानना है तो लेवल ऑफ कॉन्शियस हमको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ओकुलर साइन नहीं होता, लेवल ऑफ द कॉन्शियस राइट आंसर, लेवल ऑफ द मोबिलिटी होता है, वोक इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ द कॉन्शियस हम पेशेंट का चेक करते हैं। देखिए, हाइपोवोलेमिक शॉक हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाइपोवोलेमिक शॉक के सभी साइन है किसी एक को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट टेकिकार्डिया होता है क्या, डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है क्या, ब्रेडिकार्डिया होता है क्या, डिक्रीज पल्स प्रेशर होता है क्या। तो जो हमारा हाइपोवोलेमिक है, ठीक है, क्या होता है हाइपोवोलेमिक, यहाँ पे क्या होता है आपका ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, हाइपोवोलेमिक की कंडीशन हो रही है तो इसमें ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। इसमें क्या देखने को आपको टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपको टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज पल्स प्रेशर भी देखने को मिलता है क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लोइंग हो रहा है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। 75 नंबर का क्वेश्चन है, टू इंस्पेक्ट द पोस्टीरियर सरफेस इन द ट्रूमा पेशेंट द पेशेंट शुड बी। तो इसको लॉग रोल विद द सर्वाइकल स्पाइन इमोलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसके लिए जो पोजीशन होगी वो लॉग रोल पोजीशन होगी। टू इंस्पेक्ट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ट्रोमा इज, यदि पेशेंट का पोस्टीरियर सरफेस कम्प्लीटली ट्रोमा हो गया है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, उसको बिना हिलाए डुलाए उसको कंप्लीट एक सुपाइन एक लोगरोल पोजीशन होते हैं जिसमें पेशेंट को ऐसे के ऐसे ही आपको शिफ्ट करना रहता है। लोगरोल पोजीशन विद द सर्वाइकल सुपाइन इमोलाइजेशन करेंगे, मतलब उसका जो सर्वाइकल है उसको क्या करेंगे, कंप्लीटली इमोलाइजेशन रखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट वाला आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन सेशन एंड होता है और अभी तक हमने आपको इस सेशन में 25 क्वेश्चन डील करवाए हैं। आपको एक आइडिया यहाँ से मिल गया होगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसी लैंग्वेज बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का लेवल है क्या है, कि किस टाइप्स का आपको क्वेश्चन का लेवल देखने को मिलता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो आप क्वेश्चन को क्या है अच्छे से बना सकते हो, अपने तरीके से बना सकते हो, बट आपका क्या है कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एनएचएम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि सभी को ऐसी क्लासेस का लाभ मिल पाए और सभी को क्या है सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, और मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ, इसी के कंटिन्यूशन में जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा वो इसी की कंटिन्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, चैनल के बारे में बताना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आपको यहाँ पे सारी ही जानकारी देखने को मिल जाती है, नर्सिंग जगत में क्या नया चल रहा है, कितना वैकेंसी आ रहा है, कैसे क्लासेस कंडक्ट करवानी हो, एमसीक्यू सेशन भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीटली फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।